हेलो डियर स्टूडेंट, खान सर पीडीएफ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम खान सर के द्वारा तैयार की गई पीडीएफ है इंडियन पॉलिटी की, उसको हम सभी पढ़ रहे हैं और हमने अभी 2 क्लासेज इंडियन पॉलिटी की कर चुके हैं। तो पहली जो क्लास थी इंडियन पॉलिटी की, उसको हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने भाग 1 संविधान का पढ़ा था, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और फिर हमने दूसरी क्लास करी थी जिसमें हमने नागरिकता भाग 2 को पढ़ा था, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो आइए आज हम संविधान का भाग 3 शुरू करते हैं, जो कि है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न मूल अधिकारों से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को इत्मीनान से देखें और बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आपको सबसे पहले जो याद रखना है, जो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जो मूल अधिकार है वो 12 से 35 के बीच है। अनुच्छेद 12, इस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें न्यायसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। यानी कि अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों की डेफिनेशन दी गई है। तो प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार जो अपने हैं उनकी डेफिनेशन है वो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ये प्रश्न पूछ लेता है कई बार। अनुच्छेद 13, यदि हमारे मूल अधिकारों को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है। यानी कि हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार को परेशानी आती है, यानी हमारे मूल अधिकारों से वो परेशान होता है, तो उसके मूल अधिकार के कारण हमारा जो अधिकार है उसको अल्पीकरण कर दिया जाता है, उन पर रोक लगाई जाती है। तो ये 12 और 13 अनुच्छेद थे। आइए अब पढ़ते हैं समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14, विधि के सख्त समानता। विधि अर्थात कानून के समान सब, कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अपवाद, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने पद पर हो। यानी कि अनुच्छेद 14 में कानून के सामने सब समान हैं, लेकिन इसमें अपवाद है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता जब तक कि वह पद पर बने हुए हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में है जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, जो कि सरकारी स्थान है, पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी की कोई जाति हो, धर्म हो या लिंग हो या जन्म स्थान हो,
उन पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिस पर फिल्म भी बनी हुई है। तो आर्टिकल 15 पर फिल्म बनी हुई है, जो आप देख सकते हो। नोट: अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। रिमार्क: आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी की समानता। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18: उपाधियों के अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि आप भारतीय जितनी भी उपाधि है, चाहे वो पद्म भूषण हो या शिक्षा से संबंधित हो या खेल से संबंधित हो, वो उपाधि रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई विदेशी उपाधि को लेना चाहते हैं तो उससे पूर्व आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल आदि। तो ये 14 से 18 समानता का अधिकार है। तो प्रश्न पूछता है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कानून या विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 यानी कि लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में समानता। यहाँ पर पिछड़े वर्ग है जो उनको आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 इसमें है छुआछूत का अंत होता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। आप कोई भी विदेशी किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते, उसके लिए आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। आइए पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 प्रश्न पूछ लेते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 अनुच्छेद 19 के भाग पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर 1 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। झंडा लहराने, आप झंडा लहरा सकते हो। पुतला जलाने, यानी कि आप देखते हो कि कई बार बहुत लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उस विरोध प्रदर्शन में वो पुतला फूंकते हैं, तो आपको पुतला जलाने का भी अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार है। आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता। आरटीआई की और प्रेस की स्वतंत्रता है आप लोगों को। आप आरटीआई भी लगा सकते हैं और प्रेस जो न्यूज़ मीडिया है उसकी भी। नंबर 2 बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। आप सभी सभा यानी मीटिंग्स वगैरह है करते हैं, तो आप बिना हथियारों के सभा करने की आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19 का भाग 3 है ये। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप लोग कोई भी संगठन बना सकते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं लोग। तो अनुच्छेद 19 का चौथा भाग है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में बिना किसी रोक टोक के चारों ओर घूम सकते हो। 5वां है भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। उसके अलावा आप भारत में कहीं भी रह सकते हो। 6वां है संपत्ति का अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। तो अनुच्छेद 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की है, पुतला जलाने की, आरटीआई की और प्रेस की स्वतंत्रता है। बिना हथियारों के आप पहले सभा करो, फिर संगठन तैयार कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है। फिर आप पूरे भारत में प्रचार प्रसार के लिए या कहीं भी आप घूम
फिर सकते हो। अगर आपने संगठन बनाया, प्रचार प्रसार के लिए जाते हो या वैसे भी घूमने जाते हो भारत में, तो उसके अलावा आप कहीं भी जाकर बस सकते हो, वो भी आपको स्वतंत्रता है। और एक संपत्ति का अधिकार है, ये अब मूल अधिकार न रह करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो मूल अधिकारों में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, यानी कि पहले अभी 6 प्रकार के मूल अधिकार है, पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार होते थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो प्रश्न बनता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो वह संविधान संशोधन 44वां था और 1978 में इसको हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि संपत्ति का जो अधिकार है उसको किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है? तो वो अनुच्छेद 300 क है। अब है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाते हो, वहाँ रहते हो और फिर आप वहाँ पर व्यवसाय आपका काम कर सकते हो। तो ये अनुच्छेद 19 था जो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। तो अनुच्छेद 20, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। यानी अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। नंबर 1, एक गलती की एक सज़ा। यानी कि आप कई बार रोड पे जाते हो, आपका चालान कट जाता है किसी चीज़ का। अगर आपका एक बार चालान कट गया है तो आप उससे वो रसीद ज़रूर ले। अगर आगे कोई आपको पुलिस वाला मिलता है तो आप उसको दिखा सकते हैं, तो आपका चालान एक ही बार कटेगा। यानी कि एक गलती की एक ही सज़ा है। नंबर 2, सज़ा उस समय के कानून के अधिकार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के समय। यानी जब आपने अपराध किया है उस समय का क्या कानून है। आपका केस लंबा चलता है, यानी 7 साल केस चल गया, लेकिन उस समय कानून क्या था, कितनी सज़ा थी, आपको वो तय करेगा। पीछे वाले और आगे वाले कानून से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी नंबर 2 है, आप सज़ा जो होगी तो वह कानून उस समय के आधार पर दी जाएगी। नंबर 3 है, सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। यानी सज़ा के बाद भी कैदी को 24 घंटों के अंदर पेश किया जाता है कोर्ट के अंदर, और फिर उसको वकील भी अपनी मर्जी का दिया जाता है। नोट, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। यानी कि जब अपराध सिद्ध हो जाता है तभी उसको दोषी माना जाता है। तो अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं करता। तो प्राण एवं दैहिक जीवन जीने का अधिकार है आप लोगों को। अगर आपने देखा हो पुलिस वाले मिलते हैं आपको, पॉल्यूशन का चालान करते हैं, तो वो इसी अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता। तो जब भारत देश के अंदर अगर इमरजेंसी लग जाती है तो अनुच्छेद 20 और 21 को तब भी रोका नहीं जा सकता, बाकी आपके मूल अधिकारों को रोका जा सकता है। अतः सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 है। तो याद रखना है आपको, अगर इमरजेंसी के टाइम, आपातकाल के दौरान कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिस पे रोक नहीं लगाई जा सकती, तो वो अनुच्छेद 20 और 21 है। तो अनुच्छेद 21 के अंदर एक कै भाग को जोड़ा गया था। इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 21 कै में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया।
जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अनुच्छेद 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण यानी कि सेफ्टी करती है। अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहली है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट का मतलब कारण बताना पड़ता है। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप पुलिस से पूछ सकते हो कि वारंट दिखाओ, यानी कि कारण बताओ कि किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सह शरीर प्रस्तुत किया जाता है। जब पुलिस पकड़ लेती है तो 24 घंटों के अंदर न्यायालय यानी कोर्ट के अंदर आपको सह शरीर यानी कि आपको शरीर के समेत पेश करना होता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है, यानी कि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, टाइम लग गया, थोड़ा लेट पहुँचे तो वो काउंट नहीं होता है, या अवकाश यानी कि कोर्ट की छुट्टी हो कोई। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 22 में जो है वारंट यानी कि कारण बताना पड़ता है। नंबर 2, न्यायालय में सह शरीर प्रस्तुत करना पड़ता है 24 घंटों में। और तीसरा, आप अपनी पसंद का वकील कर सकते हो। निवारक निरोध अधिनियम, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पुलिस आती है और बिना किसी कारण यानी बिना वारंट के भी वो आपको ले जाती है। तो ऐसा वो सिर्फ शक के आधार पर करती है और उस व्यक्ति को 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद करा के रखते हैं ताकि वो अपराध से बचे, आगे यानी कि फ्यूचर में किसी भी प्रकार के अपराध करने से बचे। यानी एक सबक के तौर पर आपको पुलिस शक के आधार पर उठाती है। नज़रबंद, किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता तो उसे नज़रबंद कहते हैं। यानी समाज से आपका बिल्कुल ही पूरी तरह से कट कर दिया जाता है, आपको ऐसी जगह रखा जाता है, उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम 1950, यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, इसे 1971 में लाया गया किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस एनकाउंटर कर देती है। नंबर 4, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां, इसे 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था, आतंकवाद को रोकने के लिए लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी निवारक अधिनियम, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। अब है छठा भाग, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो ये पहला जो हमने पढ़ा था कानून की समानता, समता का अधिकार था जिसमें समानता का अधिकार था,
कानून के सामने समानता, जाति, लिंग, उपाधियों का, छुआछूत का और सरकारी नौकरियों में। तो हमने ये पढ़ा पहले समानता का अधिकार में, फिर हमने बाद में समानता के अधिकार के बाद हमने जो शुरू किया था वो था स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 पढ़ा जिसमें बहुत सारी स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 20 पढ़ा, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी। और फिर हमने अनुच्छेद 22 को पढ़ा, इसमें भी स्वतंत्रता 3 प्रकार की है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट और सहशरीर 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना, और व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील रखना। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार था। तो आइए अब शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 और जो 24 में है। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम। बलात्श्रम यानी कि जबरदस्ती मेहनत करवाना, जबरदस्ती काम करवाना, तथा बेगारी। बेगारी का मतलब बिना कोई वेतन दिए आपसे काम करवाना, यानी कि जिसको फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, उन पर रोक लगाता है। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता और बिना वेतन के कोई भी काम नहीं करवाया जाता। लेकिन अगर देश के कोई मुद्दा होता है, देश पर संकट आता है, तो उस समय आपसे बलात्श्रम या बेगारी भी करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। यानी कि जो 14 वर्ष से, आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे बच्चे हैं काम करते हैं, लेकिन जो 14 साल से कम बच्चा है उसको किसी भी प्रकार से किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। चाहे वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो या पटाखे बनाने की फैक्ट्री हो, वहाँ पर 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं लगाया जाता। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था। आइए जो चौथी अधिकार है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण, तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है। यानी कि इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि सिख लोगों को कृपाण आपने रखते हुए देखा होगा, तो वो उनकी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। या फिर मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोगों को आपने देखा है वो दाढ़ी रखते हैं, वो उनकी स्वतंत्रता है। और जो हिंदू लोगों की बात करें तो वो माथे पर तिलक लगाते हैं। तो ये सब संविधान के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत था और अनुच्छेद 26 में है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसी के तहत यज्ञ, हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्थान की स्थापना करने, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। आप देखते हैं, आप यज्ञ हवन करते हैं, एक सामूहिक कार्यक्रम होता है, तो उसकी आपको स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता। हवन करते हैं, यज्ञ होगा, या फिर मुस्लिम लोग हैं नमाज पढ़ते हैं, या किसी धार्मिक संस्थान की स्थापना करनी है, या धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 27 के तहत जो धार्मिक कार्यों के लिए धन आता है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप देखते हैं कि जब सरकारी धन से कोई भी संस्थान शुरू होता है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। रिमार्क, संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। यानी संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत एक भाषा है, वो कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है।
तो ये आपकी 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आइए, पांचवी स्वतंत्रता है जो अपना पांचवा अधिकार है, मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29, इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे बौद्ध है, जैन है, सिख है, अगर वो अल्पसंख्यक में आता है तो उसके अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भी कहा गया है। किसी भी अल्पसंख्यकों को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाता। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। यानी बहुत से अल्पसंख्यक होते हैं जो बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से हिचकते हैं, यानी कि उनके मन में संकोच रहता है, तो अल्पसंख्यक अपने पसंद के संस्थाओं को खोल सकते हैं और सरकार उसे भी धन देती है। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसे ख़त्म कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, और उसे अनुच्छेद 300 के तहत जोड़ दिया गया है, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। रिमार्क, अनुच्छेद 19 का जो छठा भाग में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। यानी 19 के अंदर आपने जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी चर्चा थी, और 31 के अंदर पैतृक यानी अपने पूर्वजों की जो संपत्ति थी उसकी चर्चा है। दूसरा जो है रिमार्क, मूल अधिकारों को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है। तो हमने 5 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको पढ़ लिया है। आइए छठा पढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अनुच्छेद 32 के तहत आता है। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मूल अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हैं और सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट, याचिका या समादेश जारी करती है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परम आदेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो इसकी ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी से मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर से परम आदेश, उसका से मतलब है उत्प्रेषण, अधिकार से है अधिकार परीक्षा। यानी कि ये ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। 5 प्रकार की रिट है, आप इसको याद रख सकते हो। तो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के अंदर भीतर सह शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको सह शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करता है। परम आदेश,
इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। प्रतिषेध, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। यानी कि प्रतिषेध का मतलब है ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी है। उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी है। नोट, अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो है डॉक्टर अंबेडकर। यह पूछेगा डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो है अनुच्छेद 32। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो आपको अच्छे ढंग से इसको याद रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान की आत्मा किस भाग को कहते हैं या संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वह है प्रस्तावना। अगर अनुच्छेद की बात करें कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो वह अनुच्छेद है 32। ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत करता है। तो अनुच्छेद 33, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। यानी जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात करें तो सेना हो या संसद हो या मीडिया हो या गुप्तचर विभाग हो, तो उनके मूल अधिकारों को भी सीमित करा जाता है। अनुच्छेद 34, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोर्ट मार्शल लग गया। कोर्ट मार्शल का मतलब है या मार्शल लॉ मिलता है, वो है सेना का कानून। सेना के न्यायालय को ही कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFCPA है, यानी कि एक्शनल फॉर स्पेशल पावर एक्ट। अनुच्छेद 35, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा। देखिए, मूल अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 ही श्रेणियां हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है कि 6 प्रकार की अभी है, पहले 7 प्रकार की होती थी। तो समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद में है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 में है। तो पहले संपत्ति का अधिकार था, वो अनुच्छेद 31 में होता था, जिसे अब हटा दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार वो 32 में मिलता है। अनुच्छेद 14, 20, 21 और 21A, 23, 24, 25 से 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। तो ये अनुच्छेद याद रख लेना, पेपर में बहुत बार पूछ लेते हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को मिलते हैं।
हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। तो हड़ताल कई बार लोग करते हैं तथा चक्का जाम करते हैं, ये आप लोगों के मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है, यानी कि आपका परमानेंट कोई रेजिडेंस देना या अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार में नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि वोट डालने का अधिकार आपका कौन सा अधिकार है, तो वो आपका राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार वो नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं, यानी कि मूल अधिकार को है राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। मूल अधिकारों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है, यानी कि अगर परमानेंट तौर पर बंद करना हो मूल अधिकारों को तो वो संसद करती है। मूल अधिकारों का रक्षक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, तो वो अनुच्छेद 32 जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट 226 के तहत है। तो आइए जो हमने चैप्टर पढ़ा है मूल अधिकार, उसमें जो स्मरणीय तथ्य है यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखने योग्य बातें हैं, उन पर चर्चा करते हैं। इनसे सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में आता है, ये बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। तो मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व न्यायालय का है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। यानी राष्ट्रपति कुछ समय के लिए ही रोक लगा सकता है, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध अगर लगाने की बात करें तो संसद को है। प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19(1) के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी जाती है। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा अब यह संविधान के अनुच्छेद 300(a) में है। यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। तो प्रश्न ये भी पूछते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो वो है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में है। शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी है। परम आदेश रिट के द्वारा
किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकार निगम को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है तो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य असमर्थता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। तो ये हमारा चैप्टर था भाग 3 संविधान का मूल अधिकार पूरा होता है। इसके कुछ प्रश्न हैं, तो आइए हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन के बारे में आप सिर्फ देख लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, आप अपना जवाब दे सकते हैं। निम्नलिखित संविधान अधिकारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है? जो हमने रीट पढ़ी थी उसी में पोस्टमार्टम शब्द आया था। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दूसरे के, आप देख लेना। नंबर 3, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। हमने अनुच्छेद 19 पढ़ा था, तो उसमें हमने बहुत सारी 6 से 7 पार्ट पढ़े थे, तो उसमें ये भी था। तो अनुच्छेद 19A के तहत है। प्रश्न 4, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने ऑप्शन का चुनाव कर लेना। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यानी कि गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, वो कौन सा है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? प्रश्न 13 है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है? 14 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? 15 है, मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई है। प्रश्न हमने थ्योरी पढ़ते समय हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। 16 है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? 17 है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? 18 है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? 19 है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? 20वां प्रश्न है, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? 21वां, सूची 1 और सूची 2 से मेल कीजिए और कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस तरह के प्रश्न भी बहुत बार आते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए। 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? 23वां है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए जाते हैं? 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? 25वां है, मूल अधिकार क्या है? 26वां है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? 27वां है, निम्न में से किसने
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। जब अनुच्छेद 32 पढ़ रहे थे तो उसमें नोट आया था, तो हमने नोट को पढ़ा था, तो उसमें ये प्रश्न भी आया था। 28वां है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है। 23 से 24 हमने शोषण का अधिकार पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ लिया था। 29वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। 30वां है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। 31वां है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। 32वां, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। 33वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया। 34वां है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। 35वां प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है। 36वां है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। 37वां, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। 38वां, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, अनुच्छेद आपके सामने है, तो आप इसको अच्छे से देखकर कर सकते हैं प्रश्न को। 39वां, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। 40वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। 41वां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण रखना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। 42वां, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 47वां है, निम्न में से एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। 48वां, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ये इसके आंसर की भी दी गई है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। प्रश्न कुछ रह गए थे लेकिन आप अच्छे से चेक कर लेना। 43, 44, 45, 46 और बीपीएससी मेंस में भी पूछे गए प्रश्न हैं, एक बार आप इन्हें भी देख सकते हो। तो हमारा संविधान का भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 जो कि मौलिक अधिकार है वो पूरा होता है। तो आप सभी से बस इतनी ही सी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें